नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ एकेडमिक क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी से हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 7 अंक आज हम पूरी तरह से सिक्योर करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। जैसा कि रासायनिक बलगतिकी नाम है इसका, इसमें रासायनिक का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया से, बल का मतलब लगने वाला बल और गतिकी का मतलब गति। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति पर लगने वाले बल का जो अध्ययन है उस अध्ययन को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। अब भाई रासायनिक अभिक्रिया की गति पर बल कौन लगाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया की गति पर बल लगाने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रता, ये बल लगाने वाले कारक हैं। मतलब हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की गति और गति पर लगने वाले बल का अध्ययन करना है। तो परिभाषा क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग पर विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। कंफर्म है रासायनिक बलगतिकी कि भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो ये तो थी रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा। अब इस पाठ की शुरुआत करें तो इस पाठ में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे अभिक्रिया का वेग। भाई अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया के वेग का साधारण सा मतलब कि अभिक्रिया कितनी तेजी से संचालित हो रही है। अब अभिक्रिया जितनी ज्यादा तेजी से संचालित होगी हमारे उत्पाद का निर्माण उतनी ज्यादा तेजी से होगा। देखिए कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो क्या है? उत्पाद। मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में हमारे अभिकारक का 10 ग्राम ले रखा है, अभिक्रिया हुई नहीं है तो उत्पाद कितना? 0 ग्राम। अब अगर हम अभिकारक की मात्रा में कुछ कमी लेके आए तो जितनी कमी आएगी उतना ही क्या होगा? उत्पाद बनता चला जाएगा। ये 8 ग्राम तो उत्पाद बना 2 ग्राम। धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण अभिकारक किसमें बदल चुका होगा? उत्पाद में। मतलब अभिक्रिया जब संचालित होगी तो हमारे अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही होगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी। अब अभिक्रिया का वेग क्या है कि एकांक समय में हमारे अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, इसे हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। मतलब कंफर्म है कि भाई एकांक समय में हमारे अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, इसे हम कहते हैं हमारे अभिक्रिया का वेग। तो अगर हम इसे परिभाषित करें कि अभिक्रिया का वेग क्या है तो परिभाषा क्या कि एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में होने वाली कमी
या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला देखें तो हमारे अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी और बटे में क्या, समय, क्योंकि एकांक समय की बात हुई है। या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय, भाई दोनों ही बराबर हैं। अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आएगी उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही वृद्धि होगी। तो हमारे अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय। अगर हम मान लें कि यदि t समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी यक्स है, तो भाई अभिकारक की सांद्रता में कमी यक्स है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि भी यक्स होगी। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा भाई, x अपान टी। अभी हमने कहा ना कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई x की और समय कितना लगा था t, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, x अपान टी। ये हमारे अभिक्रिया का वेग है, ये हमारे अभिक्रिया का वेग है। अब अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग के मात्रक की, तो भाई अभिक्रिया के वेग का मात्रक तो यक्स तो सांद्रता है। हमने कहा कि सांद्रता में कमी मतलब सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक क्या, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। ये लीटर नीचे आएगा तो मात्रक हमें क्या मिल जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड। मतलब अगर हम अभिक्रिया के वेग के मात्रक की बात करें तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर सेकेंड। तो चलिए अब पाठ में आगे बढ़े। तो इस पाठ में अगला टॉपिक आता है हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम कारकों की बात करें तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हमारे अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया का ताप और उत्प्रेरक हैं। ये सभी कारक हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। वैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए हम अभी आगे वेग टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे। ये वेग टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें अभिक्रिया संचालित करनी है तो हमारे अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर का होना जरूरी है। मतलब अभिकारक अणुओं के मध्य जितनी ज्यादा टक्कर होगी हमारी अभिक्रिया उतनी ज्यादा तेजी से संचालित होगी। अब ये जितने भी कारक हमने कहे, जैसे अभिकारक अणुओं की सांद्रता, चाहे ताप, चाहे उत्प्रेरक, ये सभी के सभी कारक हमारे अभिकारक अणुओं की होने वाली टक्करों की संख्या को प्रभावित करेंगे। और जब टक्करों की संख्या प्रभावित होगी तो हमारे अभिक्रिया का वेग भी प्रभावित होगा। तो देखें कि ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला कारक है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणुओं की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा अभिकारक अणु हमारे उपस्थित होंगे, और जितने ज्यादा अभिकारक अणु उपस्थित होंगे उनके मध्य होने वाले टक्करों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी।
मतलब अगर हम अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। मतलब क्या कि निश्चित ताप पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है। दूसरा कारक है हमारा ताप। भाई जब भी किसी अभिकारक को हम गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे अभिकारक अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि हम उसे ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और ऊष्मा देने पर ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब हम अभिकारक अणुओं का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो वो पहले की तुलना में कुछ ज्यादा टक्कर करेंगे, और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है। तीसरा कारक है हमारा उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या करता है? हमारे अभिक्रिया को संचालित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये इस आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है, और जब आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी तो कम ऊर्जा में ही हम हमारे अभिक्रिया को संचालित करा पाएंगे। मतलब अगर हम उत्प्रेरक पदार्थ ले लें तो इस उत्प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया आसानी से संचालित होगी, मतलब हमारे अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो था कि अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब हमें पढ़ना है कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या है। देखा जाए कि अभिक्रिया का वेग नियम है क्या। भाई अभिक्रिया का वेग नियम है, मतलब अभिक्रिया का वेग नियम अभिक्रिया के वेग के बारे में ही बताएगा। ये जो नियम है, ये नियम हमारे अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की सांद्रता के मध्य रिलेशन बताता है। मतलब कोई भी ऐसा नियम जो हमारे अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। मतलब अभिक्रिया का वेग नियम है क्या कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता तथा अभिक्रिया के वेग में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, मतलब अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो इस नियम के अनुसार हमारे अभिक्रिया का वेग बराबर होता है k इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर n, जहां k क्या है? तो k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है
और यन क्या है? तो यन हमारे अभिक्रिया की कोटि है। इस अभिक्रिया की कोटि की चर्चा भी हम आगे करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। मतलब हमारे अभिक्रिया का वेग नियम कहता क्या है कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक के सांद्रता की पावर n, जहां k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और n क्या है? अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अब इस अभिक्रिया के वेग नियम के आधार पर ये जो k मिला है हमें, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की हमें परिभाषा देनी होती है। किस कांस्टेंट की परिभाषा क्या होगी? अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दें, हम परिभाषित किसे करने जा रहे हैं? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को, कि भाई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अगर हम इसे परिभाषित करें तो ये नियम देखिए ध्यान से कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर n। अगर हम अभिकारक की सांद्रता को इकाई मान लें, एक मान लें, तो 1 की पावर n बराबर 1, और k में 1 से गुणा करेंगे k मिलेगा। मतलब अगर हमारे अभिकारक की सांद्रता इकाई है तो हमारे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसके बराबर है? अभिक्रिया के वेग के बराबर है। और इसी प्रकार से हमें परिभाषित करना है। मतलब हमारे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह विशिष्ट स्थिरांक है जो हमारे अभिक्रिया के वेग के बराबर है। कब? जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी है? इकाई है। फिर कह रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह विशिष्ट स्थिरांक है जो हमारे अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। कब? जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो परिभाषित करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह विशिष्ट स्थिरांक होता है जिसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर, अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी हो? इकाई मोल प्रति लीटर। तो ये तो है साथियों कि हमारे अभिक्रिया का वेग नियम क्या है और हमारे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या है। तो ये सारे टॉपिक अभी तक क्लियर होंगे। तो इस पाठ में अगर हम आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक हमारा आता है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। अभी हम अभिक्रिया का वेग नियम पढ़कर आ रहे हैं, और अभिक्रिया का वेग नियम कहता क्या है? तो अभिक्रिया का वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर n। हमें मात्रक किसका चाहिए? k का। भाई k ही तो हमारा वेग स्थिरांक है, इस k का हमें मात्रक चाहिए। अगर हम k का मान निकालें तो k बराबर मिलेगा अभिक्रिया का वेग बटे अभिकारक की सांद्रता की पावर
यन। भाई के से संबंधित जितनी भौतिक राशियां हैं, इन सभी राशियों का मात्रक लिखिए, हमें के का मात्रक मिलेगा। अगर हम अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखें तो अभी हमने मात्रक निकाला भी है, मात्रक हमें मिला था मोल प्रति लीटर सेकेंड। अभिकारक की सांद्रता की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, और पावर में यन है तो यन रहेगा। तो के बराबर, ये लीटर सेकेंड बटे में है तो बटे में लेकर आइए, तो मोल बटे लीटर सेकेंड, और ये मोल प्रति लीटर है, मतलब मोल के पावर में भी हमें यन मिलेगा और लीटर की पावर में भी क्या मिलेगा, यन मिलेगा। कंफर्म? लीटर यहां भी है, लीटर यहां भी है, दोनों जगह लीटर है, मोल यहां भी है, मोल यहां भी है, दोनों जगह मोल है, और दोनों जगह हम भाग दे रहे हैं। भाई भाग देते हैं तो घाते क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाइए, तो ये हो जाएगा मोल की पावर, ध्यान दीजिएगा, मोल की पावर यहां 1 है, यहां यन है, घाते घटाएंगे तो 1 माइनस यन। ये लीटर की पावर यन बटे में है, ऊपर आएगी, तो लीटर की पावर, भाई ये यन ऊपर आ गया और पावर में कितना है 1, और यन में से 1 घटाएंगे तो लीटर की पावर यन माइनस 1, और सेकंड की पावर 1 है, ऊपर लेके आ जाए तो सेकंड की पावर कितना मिलता है, -1। मतलब अगर हम वेग स्थिरांक के की इकाई निकालें तो वेग स्थिरांक के की इकाई मिलती है मोल की पावर 1 माइनस यन, लीटर की पावर यन -1, और सेकंड की पावर -1। तो ये जो हमारे वेग स्थिरांक की इकाई है, इस वेग स्थिरांक की इकाई की सहायता से आगे चलकर हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण भी करेंगे। अभिक्रिया के वेग नियम में आपने पढ़ा था कि ये यन क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई दे देगा और कहेगा कि अब ज्ञात कीजिए कि हमारे अभिक्रिया की कोटि कितनी है। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया के का मात्रक हमें दे दिया, हमें दिया है कि के का मात्रक है मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, और सेकंड की पावर -1, और हमसे कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वेग स्थिरांक के मात्रक से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करें तो मोल की पावर में कितना था 1 माइनस यन, और मोल की पावर में दिया कितना है -2, तो माइनस यन को ट्रांसफर करें तो n इज इक्वल टू -2 आएगा तो प्लस का 2, और 1 + 2 इज इक्वल टू 3। मतलब हमारे अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 3 है। हम चाहें तो लीटर के मात्रक की भी कंपैरिजन कर सकते हैं। लीटर का कितना दिया है हमने, लीटर की घात दिया है n-1, और यहां कितना दे रखा है 2, और -1 को ट्रांसफर करेंगे प्लस का 1, और 2 1 कितना मिलेगा 3। दोनों जगह से हमें n का एक ही मान मिलेगा। मतलब अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन करके देखने पर हमें अभिक्रिया की कोटि कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। मतलब अगर हमें वेग स्थिरांक का मात्रक मालूम है तो इस मात्रक की सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब हम पाठ में आगे बढ़े तो पाठ में हमारा अगला टॉपिक मिलता है हमें वेग स्थिरांक तथा ताप में गणितीय संबंध या आर्हेनियस का समीकरण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। ये आर्हेनियस का समीकरण है क्या? जैसा कि आपको यहां पता चल रहा है कि हमें वेग स्थिरांक और ताप में रिलेशन बताना है। मतलब सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर
ताप के प्रभाव को व्यक्त करने वाला जो समीकरण है, उस समीकरण को हम कहते हैं आर्हेनियस का समीकरण। मतलब आर्हेनियस का समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप कैपिटल टी के प्रभाव को व्यक्त करने वाला समीकरण आर्हेनियस का समीकरण कहलाता है। आर्हेनियस का समीकरण कहलाता है। और इसके अनुसार अगर इसका रूप देखा जाए कि मैथमेटिकल रूप क्या है, तो इसके अनुसार k बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। के बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। दोनों पक्षों का अगर हम लॉग ले लें, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग के बराबर लॉग ए की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, या लॉग के बराबर, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि लॉग यम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। मतलब ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब ये लॉग के बराबर लॉग ए, और एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। मतलब ये पावर पहले आ जाएगी, तो माइनस का ई ए अपान आर टी लॉग बेस ए। ये जो लॉग बेस 10 है, गलत हो गया रे भाई, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग ले तो मिलेगा हमें लॉग के बराबर लॉग ए की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। लॉग का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लॉग यम इंटू एन बराबर, तो लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए और प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। मतलब ये पावर क्या होगी, पहले आएगी, तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपान आर टी लॉग ई बेस ई। और लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपान आर टी। जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो लॉग की वैल्यू बेस 10 के लिए कैलकुलेट करते हैं, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 लॉग के बेस 10 बराबर 2.303 लॉग ए बेस 10 माइनस ई ए अपान आर टी।
अब दोनों पक्षों में 2.303 से भाग दे दे तो मिलेगा log k बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस 10 माइनस का ई ए अपान 2.303 RT। यही हमारे आर्हेनियस का समीकरण है। यहां पर इसके अलग अलग प्रतीकों का मतलब क्या है, तो अगर हम बात करें तो के तो सभी जान रहे हैं कि के क्या है। के हमारे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ई ए को हम बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, ए को हम बोलते हैं आर्हेनियस स्थिरांक, और टी हमारा ताप है केल्विन में। अब बचा हमारा आर। आर को सभी जानते हैं गैस नियतांक कहते हैं, और इस गैस नियतांक का मान है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। जूल प्रति मोल केल्विन। और इसका यूज करके हम इस पाठ से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल भी करते हैं। इस पाठ में आगे बढ़े तो अगला जो टॉपिक हमारा है अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक उदाहरण की सहायता से समझें। इस पूरे के पूरे सिद्धांत में हमें अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर के बारे में बताया जाएगा कि अभिकारक के मध्य होने वाली टक्कर हमारे अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। भाई ए और बी के बीच जब तक किसी प्रकार की टक्कर ना हो, कोई झड़प ना हो, तब तक इनके बीच झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं। भाई ए कहीं और रहता है, बी कहीं और रहता है, दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो दोनों के मध्य कोई झगड़ा होने का चांस नहीं है। इन दोनों के मध्य झगड़ा तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आए। तो हमारे अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत भी यही कह रहा है। अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत कह रहा है कि दो अभिकारक अणुओं के मध्य अभिक्रिया के लिए उनका टकराना आवश्यक है। मतलब अगर हमें अभिक्रिया करानी है तो इनका टकराना आवश्यक है। अब आगे बढ़े कि मान लीजिए कि दोनों के मध्य टक्कर हुई, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के मध्य टक्कर हुई तो झगड़ा हो ही जाएगा। इसमें से अगर कोई एक भी कंप्रोमाइज कर ले, एक अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अभिकारक अणु अगर आपस में टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद अभिक्रिया हो ही जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रत्येक टक्कर के पश्चात अभिक्रिया नहीं होती, किंतु जिन टक्करों के पश्चात अभिक्रिया होती है उन्हें
प्रभावी टक्कर कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए कि दोनों टकरा गए, दोनों टकराने के बाद इनके बीच झड़प हो रही है, झड़प हो रही है मतलब दोनों लड़ने के लिए तैयार है। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार है, इस स्थिति में अभी लड़ाई हो नहीं रही है, ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में इनके एनर्जी लेवल को हम कहते हैं अभिक्रिया की देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिकारक अणुओं के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसे हम अभिक्रिया की देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा कहते हैं। चौथा पॉइंट देखें कि अभी ये झगड़ा करने के लिए तैयार थे, झगड़ा हो नहीं रहा था, लेकिन अगर दोनों के मध्य झगड़ा शुरू हो जाए, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो झगड़ा शुरू होने पर इनका जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। मतलब अगर हम अभिक्रिया संचालित करवा दे, अभिक्रिया होने लग जाए, तो अभिक्रिया होते समय हमारे अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे संक्रियण ऊर्जा। तो चौथा पॉइंट हमारा कि हमारी अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है, उसे अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और पांचवा पॉइंट कि इन दोनों के मध्य झगड़ा होने में समय लगा। पहले इनके मध्य झड़प हुई, ये झगड़ा करने के लिए तैयार हुए, फिर झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसा आदमी होता है जो इन दोनों के बीच झड़प को और तेज कर देता है, इन्हें चढ़ाने बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो आदमी है जो इसके दर को बढ़ा रहा है, ये उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक इनके बीच होने वाली झड़प को तेज करेगा ताकि झगड़ा जल्दी हो। मतलब इसने क्या किया? लगने वाले समय को कम कर दिया। ये पदार्थ क्या है? उत्प्रेरक है। हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक का यही काम है। ये उत्प्रेरक लगने वाले टाइम पीरियड को कम करेगा। मतलब ये जो संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने में हमें समय लगा, इसे कम करेगा। मतलब अगर हम हमारे अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक मिला दें तो ये उत्प्रेरक हमारे संक्रियण ऊर्जा की मान को घटाएगा और अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो पांचवा पॉइंट है कि वे पदार्थ चाहे उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके
अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत है और आशा करते हैं कि आपको ये वेग टक्कर सिद्धांत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब इस पाठ में अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की आणविकता। अब देखिए कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो हमारे पास अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर है। तो अगर हमारे पास कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, इस संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या है, इन अभिकारक अणुओं की संख्या को हम हमारे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब आणविकता निकालने के लिए हमें केवल और केवल अभिकारक अणुओं की संख्या देखनी है। उत्पाद के अणुओं की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। और जो रासायनिक समीकरण हमें दिया गया है वो रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हमें दिया है N2 + 3H2 और बनता है 2NH3। हमसे कहे कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। तो भाई नाइट्रोजन के कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3। और अगर 1 में 3 जोड़े तो कितना मिलता है, 4। मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमारे अभिक्रिया की आणविकता भी कितनी है, 4 है। या फिर हम लेके चले 2H2 + O2 बनता है 2H2O। यहां देखें तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1। तो 2 1 3, मतलब कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, 3। तो हमारे अभिक्रिया की आणविकता भी कितनी है, 3 है। तो ये तो है हमारे अभिक्रिया की आणविकता। और हमारे अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक राशि का मतलब इन सिद्धांतों के द्वारा हम आणविकता की गणना कर सकते हैं। इस पाठ में आगे बढ़े तो अगला टॉपिक हमारा आता है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो हमने अभी जो अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ा है, उस अभिक्रिया के वेग नियम को लिखते समय हमने अभिकारक अणुओं की जो संख्या प्रयोग की है, उस संख्या को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर कह रहे हैं हमारे अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयोग की जाती है या फिर हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे हम हमारे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और ये हमारे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। मतलब अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण बिना प्रैक्टिकल किए पॉसिबल नहीं है। अभिक्रिया की जो आणविकता थी वो सैद्धांतिक राशि थी। जो नियम हमने दिए उस नियम की सहायता से हम हमारे अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात कर सकते थे। लेकिन हमारे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। बिना प्रैक्टिकल किए हम रिएक्शन देखकर हमारे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो पाठ में आगे चले तो पाठ में हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं का मतलब यहां हमें अलग अलग कोटि की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और उनके लिए हमें समीकरण भी ज्ञात करने हैं। यहां पर हमें हमारे सिलेबस में केवल 2 कोटि की अभिक्रियाएं पढ़नी है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं के लिए हमें समीकरण भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया पर।
कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या। तो अभी हमने हमारे अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ा। अभिक्रिया का वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर n। और ये n क्या है? कोटि है। हमने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब इस कोटि का मान हमें क्या रखना है? 0 रखना है, शून्य रखना है। अगर इस कोटि का मान हम 0 रख दें तो भाई किसी भी राशि के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब हमारे अभिक्रिया का वेग बराबर हमें क्या मिलेगा? तो k इंटू 1 या k इंटू 1 इज इक्वल टू k। मतलब अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता का कोई योगदान ही नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए हमें समीकरण निकालना है। हम मानते हैं कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार संचालित होती है। संचालित होती है, एक जगह हमने ले लिया अभिकारक और दूसरी जगह हमने ले लिया उत्पाद। प्रारंभिक समय की बात करें जब t बराबर 0 है तो मानते हैं कि हमारे अभिकारक की मात्रा है a और उत्पाद कितना होगा? 0, क्योंकि अभिक्रिया तो अभी संचालित हुई नहीं है। हमारी अभिक्रिया चलती है t समय तक, उत्पाद बन जाता है x, तो अभिकारक कितना बचेगा? a माइनस एक्स। क्योंकि उत्पाद में जितनी वृद्धि होगी हमारे अभिकारक में उतनी ही कमी होगी। अब अगर हम अभिक्रिया के वेग नियम से चलें तो अभिक्रिया के वेग नियम से अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता। तो t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है? a माइनस एक्स और इसकी पावर n। और हम जानते हैं चूंकि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना? 0। तो अभिक्रिया का वेग हम लिखते हैं dx अपान dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की पावर 0। और a माइनस एक्स की पावर 0 चाहे किसी भी राशि की पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो dx अपान dt बराबर k इंटू 1 या k इंटू 1 इज इक्वल टू k। फिर ये गुणा कर दे तो dx इज इक्वल टू k dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करें
तो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल k dt। dx का इंटीग्रेशन x, k तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। हमने माना कांस्टेंट क्या है, c। इस कांस्टेंट c की हमें वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए कोई ऐसी कंडीशन लेकर चले कि बाकी राशियां कैंसिल हो सके। तो हम लेके चल रहे हैं कंडीशन कि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू कितना है, 0। तो हम लेके चलते हैं जब t बराबर 0 तो x बराबर भी कितना है, 0। x का मान 0 रखें, t का मान 0 रखें तो ये भी 0 प्लस c, या c बराबर कितना मिलता है, 0। समीकरण 1 में मान रख दें तो समीकरण 1 से हमें मिलता है x इज इक्वल टू के टी। x इज इक्वल टू के टी, और यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। तो ये तो हमने चर्चा की कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या है। आगे चले तो जो दूसरी हमारी अभिक्रिया है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो अगर हम फिर से अभिक्रिया के वेग नियम पर चलें तो अभिक्रिया का वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक के सांद्रता की पावर n। अभिकारक की सांद्रता की पावर n। और हम तो चर्चा कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में n का मान कितना होगा, 1। मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती है। मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लेते हैं कि माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संचालित होती है। निम्न प्रकार संचालित होती है, जैसा हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में माना है, सेम वही प्रोसीजर हम लेके चलते हैं अभिकारक और उत्पाद। प्रारंभ में जब t बराबर 0 है, हम मानते हैं अभिकारक की मात्रा a है और उत्पाद की मात्रा 0, क्योंकि अभिक्रिया अभी संचालित नहीं हुई है। और अभिक्रिया जब t समय तक चल चुकी है तो उत्पाद बनता है x, तो अभिकारक कितना बचेगा, a माइनस x। क्योंकि हमने पीछे भी बताया कि जितना उत्पाद बनेगा उतना हमारे अभिकारक में क्या होगी, कमी आएगी। अब हम चले तो अभिक्रिया के वेग नियम से, तो अभिक्रिया के वेग नियम से अभिक्रिया का वेग dx अपान dt बराबर k इंटू
अभिकारक की सांद्रता की पावर n। भाई जब अभिक्रिया t समय तक चली है तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स पावर n। अभिक्रिया हम लेके चल रहे हैं प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n इज इक्वल टू 1, तो ये dx अपान dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1, और किसी की पावर 1 अगर हम न मेंशन करें तब भी पावर 1 ही रहती है। तिर्यक गुणा करें तो तिर्यक गुणा करने पर मिलता है dx इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स dt। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और dt का मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो x वाले टर्म को हम dx के पास लेके आए ताकि इंटीग्रेशन किया जा सके, तो ये हो जाएगा 1 अपान ए माइनस एक्स डी एक्स बराबर के डी टी। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करें तो इंटीग्रल 1 अपान ए माइनस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रल के डी टी। और भाई हम जानते हैं 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1 अपान एक्स का लॉग एक्स। ध्यान दें हमने 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन कहा, एक्स की जगह पर क्या है, a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स को हमने x मान के इंटीग्रेशन किया है, और जिसे हम x मानते हैं उसका बटे में अगेन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन माने अवकलन, a का अवकलन करें तो a तो कांस्टेंट है, a का अवकलन 0 और माइनस एक्स का अवकलन -1 बराबर, यहां तो k कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t, और इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट जोड़ते हैं और यहां कांस्टेंट क्या जुड़ रहा है, c। इस माइनस को हटाएं तो माइनस a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस c की हमें वैल्यू निकालनी है। हमने कहा था शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि वो कंडीशन लेके चलिए जिससे बाकी राशियों को हम जीरो कर सके। तो हमने कंडीशन क्या ली थी कि जब t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखें तो माइनस लॉग x को 0 कर दे तो क्या बचता है a, t को 0 करे तो ये तो 0 हुआ, क्या बचता है c, तो c की वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस लॉग a। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें मिलता है माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और c का मान मिलता है माइनस लॉग a। इसे एक तरफ लेके आ जाए तो ये माइनस लॉग आएगा तो प्लस, तो लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m अपान n, तो लॉग a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग की कैलकुलेशन करते समय बेस में 10 होना चाहिए, और बेस में 10 लाने के लिए हम 2.303 से गुणा करते हैं। ये लॉग a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या फिर यहां से k का मान निकालें तो k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। और यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है, या फिर कहिए कि केवल ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। तो ये तो हमने पढ़ा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण क्या है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण क्या है। तो आशा करते हैं कि ये सारी टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर हमारे यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ें तो हमारा अगला टॉपिक आता है अभिक्रिया के कोटि का प्रायोगिक निर्धारण। अभिक्रिया के कोटि के प्रायोगिक निर्धारण की कई विधियां हैं। इनमें से जो तो दो प्रमुख विधियां हैं, उन दो प्रमुख विधियों पर हम यहां चर्चा करेंगे। हमारी पहली विधि है हिट एवं ट्रायल विधि, या इसी को कहते हैं समाकलित समीकरण विधि, और दूसरी विधि है अवकलन विधि। पहले देखें कि हिट एवं ट्रायल विधि क्या है। इस हिट एवं ट्रायल विधि में हम हमारे किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करते हैं और फिर अलग अलग अंतरालों पर अभिकारक की शेष बची हुई मात्रा ज्ञात करते हैं। अब इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और एक नियमित अंतराल के बाद शेष बची हुई मात्रा को हमारे अभिक्रिया के अलग अलग कोटि के समीकरणों में रखते हैं। जिस समीकरण से हमारे अलग अलग सांद्रताओं पर k का मान लगभग निश्चित आता है, उस अभिक्रिया की कोटि हमारे दी गई अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करती है। मतलब हमें करना क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता लेनी है और एक नियमित अंतराल के बाद अभिकारक की शेष बची हुई मात्रा लेनी है। इन दोनों मात्राओं को हमें हमारे अभिक्रिया के शून्य कोटि के, प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के समीकरणों में रखना है, और जिस समीकरण से k का एक निश्चित मान हमें मिलेगा, उस समीकरण की कोटि हमारे अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करेगी। मतलब हिट एवं ट्रायल विधि में करना क्या है, इसमें किसी दी हुई अभिक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन करके उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को हम ऐसे दर्शाते हैं, तथा नियमित अंतरालों के बाद शेष बची मात्रा a माइनस एक्स ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद प्राप्त प्रायोगिक निरीक्षणों को विभिन्न कोटि के समाकलित समीकरणों में रखकर k का मान ज्ञात करते हैं, और जिस कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से k का मान लगभग स्थिर आता है, वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। ये तो हमारा हिट एवं ट्रायल विधि। अवकलन विधि में चले। इस अवकलन विधि में हम हमारे अभिकारक की अलग अलग सांद्रता पर हमारे अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं, और अभिक्रिया के वेग की सहायता से हम कोटि की गणना करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मानते हैं कि माना अभिकारक की सांद्रता C1 व C2 पर अभिक्रिया के वेग R1 व R2 है। तो अगर हम चले अभिक्रिया के वेग नियम से, तो अभिक्रिया के वेग नियम से अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू अभिकारक के सांद्रता की पावर n। समीकरण 1। R2 लेके चले तो k इंटू अभिकारक के सांद्रता की पावर n मिलेगा। अब अगर हम दोनों को भाग दे दें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो R1 अपान R2 बराबर k से k कैंसिल, तो C1 अपान C2 की पावर n। अरे C1 की पावर भी n है, C2 की पावर भी n है, तो C1 अपान C2 की पावर n। अब दोनों पक्षों का
लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लें तो log R1 अपान R2 बराबर log C1 अपान C2 की पावर n। और हम जानते हैं कि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो मिलता है log R1 अपान R2 बराबर n log C1 अपान C2। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल टू, ये गुणे में है भाग में आएगा, तो log R1 अपान R2 बटे log C1 अपान C2। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है log m अपान n बराबर log m माइनस log n, मतलब n इज इक्वल टू log R1 माइनस log R2 और बटे log C1 माइनस log C2। और यहां पर अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के वेग ज्ञात करके हम अभिक्रिया के कोटि की गणना कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं हमारे अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण की अवकलन विधि। और इस अवकलन विधि द्वारा हम अभिक्रिया के कोटि की गणना कर सकते हैं। तो ये तो था साथियों हमारा रासायनिक बलगतिकी और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।